हाय फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आपकी यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो दिया था ये वह जो था ऐबक का, सिर्फ मैंने ऐबक के बारे में बताया था और दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था। हमें उम्मीद है आप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि भाई बहुत अच्छा है। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। आप सभी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे कि हाँ वीडियो जो है अच्छा लग रहा है और जो कंटेंट मिल रहा है वो मेरे लिए है। तो हम चाहेंगे कि अगर आप इतना खुश हैं तो मेरे लिए मोटिवेशन, मतलब मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको कमेंट करने की कोशिश करें। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप जो है मेरे लिए कुछ कर, मतलब मेरा वीडियो या मेरा कंटेंट आपको पसंद है। समझ में आया? तो चलिए, हम लोग जो है नेक्स्ट जो है अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ेंगे ऐबक के बाद पढ़ेंगे इल्तुतमिश। कौन पढ़ेंगे? इल्तुतमिश। इसका शासनकाल क्या रहेगा वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका शासनकाल है 1210 से 1236 ईस्वी में। इतने ही दिन के शासनकाल में यह जो है कार्य करता है और इसी पीरियड में बहुत सारा इसने इतिहास भी रचता है। तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के एक एक पॉइंट को समझेंगे। पहले मैं आपको लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा, उसके बाद सीधे बोर्ड पे ले चलूंगा। देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो चलते हैं। तो चलिए, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। उससे पहले मैं छोटी सी निगाह डालता हूँ ऐबक के ऊपर। क्या है ऐबक की कहानी? ऐबक के थोड़ा सा छोटा सा बात। ऐबक आपको पता होगा मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है। अब 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के बाद इसकी मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद, ठीक है, 1210 ईस्वी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। उससे पहले भी लोग बैठते हैं, लेकिन ज़्यादा इतिहास में जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, उसी को सिर्फ पढ़ना है, सभी के नहीं पढ़ना है। ओके, तो चलिए। तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है। कब बैठता है? 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद जो है इल्तुतमिश से पहले क्या यही था कि ऐबक जो था अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, नहीं सुल्तान कहलवाता था। लेकिन यह इल्तुतमिश जो है बगदाद के खलीफा से सुल्तान या गाजी का उपाधि ले लिया था और गद्दी पर सुल्तान मतलब की उपाधि लेकर ही गद्दी पर बैठा था, यानी कि वहाँ से प्राप्त हुआ था इसे। इसलिए इतिहास में जो है सुल्तान कहलवाने का काम इल्तुतमिश से शुरू हुआ था और आगे कहाँ होगा, शाहजहाँ तक चलता है, उसके और आगे भी चलते हैं, लेकिन बाद की कहानी बाद में किया जाएगा। अभी जो तत्काल जहाँ पे है वहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है। तो इल्तुतमिश इल्तुतमिश जो है सुल्तान की गद्दी पर बैठ जाता है। सुल्तान की गद्दी पर बैठने के बाद जो है वो एक राजभार संभालना शुरू कर देता है। लेकिन होता यूँ है कि जब एक तराइन का एक युद्ध लड़ा जाता है तो इसमें मोहम्मद गोरी तराइन का युद्ध जो है 1200 कुछ ईस्वी में जब लड़ा जाता है, तीसरा युद्ध लड़ा जाता है, तो उसमें थी क्या बोलते इल्तुतमिश और एलदौच के बीच होता है। इल्तुतमिश और एलदौच के बीच होता है, जिसमें एलदौच जो है पराजित हो जाता है। इस अभियान में जो होता है, इसका बेटी और इसके और बेटे जो थे इस अभियान में शामिल थे। लेकिन इल्तुतमिश को ये पता, इस कहानी को मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आगे जो इल्तुतमिश के बाद जो गद्दी की कहानी आती है ना, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि गद्दी जो राजभार संभालने का अगला नेतृत्व तो कौन करेगा, इसके बारे में चल रहा है। तो उसमें होता यूँ है कि इल्तुतमिश का जो बेटे थे वो इस अभियान में जो है ना अयोग्य मतलब ठहर जाते हैं, अयोग्य माना जाता है, क्योंकि वो इस लायक नहीं रहते हैं। लेकिन इल्तुतमिश की जो पुत्री रजिया सुल्तान थी, रजिया बेगम थी, याद रखेंगे गद्दी से पहले बैठने वाली। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि रजिया सुल्तान जो थी, एग्जाम में पूछने वाला सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रजिया सुल्तान क्या गद्दी पर बैठने से पहले सुल्तान थी या गद्दी के बैठने के बाद सुल्तान कहलाई थी। तो याद रखेंगे गद्दी से बैठने से पहले जो थी वो बेगम थी और बैठने के बाद जो थी रजिया सुल्तान थी। समझ में आया? अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो जोर से लाइक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस अभियान में अयोग्य माने जाने के कारण जो है इल्तुतमिश जो है पहले ही घोषित कर देता है कि नेक्स्ट जो साथी होगा, नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी होगा वो रजिया सुल्तान ही होगा, क्योंकि उसका दोनों पुत्र अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है।
चलिए अब हम आगे समझते हैं कि इसमें और क्या होता है। इल्तुतमिश जो है अपने ऐबक के इल्तुतमिश जो है दिल्ली राजधानी लेकर आ जाता है। लाहौर, पहले ऐबक की राजधानी लाहौर था, ऐबक की राजधानी लाहौर होने का था। और जब इल्तुतमिश गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो राजधानी कहाँ लेकर आ जाता है? दिल्ली लेकर आ जाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको क्वेश्चन में आंसर देना है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, कुतुबुद्दीन को नहीं माना जाता है। याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक रियल में माना जाता है तो इल्तुतमिश को। चलिए 1229 ईस्वी में दिल्ली 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का नींव जो है रख दिया, अति निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश कर देता है। क्योंकि आपको पता होगा कि 1206 ईस्वी में जो है कुतुब मीनार का नींव रखा गया था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि वो 1100 कुछ ईस्वी में भी बताया जाता है कि उनका नींव रखा गया था, कुतुब मीनार का नींव रखा गया था। लेकिन 1206 ईस्वी में ही कुतुब मीनार का नींव रखा गया था। चीजें समझ में आ रही? बख्तियार काकी के यादगार में रखा गया था। इल्तुतमिश जो था एकता नामक प्रथा चलाया था, एकता प्रथा पर आरंभ किया था। और इल्तुतमिश ने ही टाका यानी कि चांदी का सिक्का चलाया था। जो जीतल था वो तांबे का सिक्का भी चलवाया था। समझ में यहाँ तक आ गया? इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिलगानी का गठन किया था, तुर्कान ए चिलगानी का, जिसमें 40 तुर्क सरदार होते हैं। इसमें क्या था मतलब इसको फिर से सहेज कर रखा था। इसमें यही था कि भाई ये हुआ यूं कि बहुत सारे आक्रमण अधिकतर उत्तर भारत से होते थे, उत्तर पूर्व से की ओर से होता था, जिसके कारण जो है वहाँ पे 40 तुर्क सरदार का एक गठन दल बनाया गया। वो उन लोग का काम था कि इस दल से उसको फायदा यही होता था कि किसी भी अभियान में जाना रहता तो बहुत ही जबरदस्त अटैक करने वाले दल थे। चीजें यहाँ तक समझ में आ गई? तो चलिए हम और आगे समझाते हैं कि यार इल्तुतमिश की और क्या कहानी थी। इल्तुतमिश जो था जब ये इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में जब गाथी मर जाता है यानी उसकी मृत्यु हो जाता है, तब उसके गद्दी के लिए जो है उसके बेटे जो है इसके ऊपर जो है हावी हो जाते हैं। और उसको वो गद्दी लेने के लिए जो आपको पता ही होगा कि आजकल के समय ऐसा है, चाहे उस समय तो कभी भी समय ही कहिए कि लोग जो है गद्दी लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तब इसमें करने की क्या तैयारी थी? क्योंकि आपको पता है कि रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया गया था उत्तराधिकारी। तो उसका भाई जो था, उन लोगों ने सोचा कि भाई अगर ये रजिया सुल्तान अगर गद्दी पर बैठ जाती है तो ये ठीक नहीं होगा। उसे खराब लगा ये कि ये महिला होकर बैठेगी, इसलिए तो उसके भाई जो है रजिया सुल्तान को मरवाने के लिए जो है अपना प्लान रच देता है। तो इसमें होता यूँ है कि रजिया सुल्तान को मरवाने के लिए उसके भाई जो है तैयार हो जाता है। और उसका भाई जो है 40 तुर्क सरदारों को अपने बस में कर लेता है, अपने हिसाब से उसको ड्राइव करता है, उसकी बात मानता था, उसके फेवर में काम करने लगा। 40 तुर्क सरदारों, समझ में आ गया? तो ये हुआ कि रजिया सुल्तान जो था अब जो है गद्दी पर जब भी वो बैठने जाती थी तो वो जो है मर्दों वाली पोशाक पहन कर जाती थी और आराम से और सभा में जाकर न्याय करती थी। इसकी सबसे अहम खासियत यही था, इसीलिए इसको बहुत बुरा लगता था। तो हुआ यूँ कि रजिया सुल्तान जब जब इल्तुतमिश क्या बोलते हैं, तबारिन भातिंदा में एक विद्रोह हुआ था, जहाँ वहाँ पे विद्रोह हुआ। उसको दबाने के लिए 40 जो है रजिया सुल्तान यहाँ से जाती है। ठीक है, वहाँ जाने के बाद जो 40 तुर्क सरदारों को दबाने के लिए जब जाती है तो वहाँ अल्तुनिया के साथ शादी कर लेता है। कारण क्या था कि अल्तुनिया का शादी करने का रीजन ये था रजिया सुल्तान से कि अल्तुनिया का माइंड में फिक्स था, यानी कि माइंड में घूम रहा था कि क्यों ना हम दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे या कैसे बैठे। ठीक है, तो उसे लगा कि अगर रजिया सुल्तान को मार देंगे तो दिल्ली की गद्दी पर हम मतलब बैठ जाएंगे या हम अधिकार कर लेंगे। फिर सोचा, इसके दिमाग में आया कि क्यों ना अगर रजिया सुल्तान से शादी कर ले, तभी तो राजा मैं ही बनूंगा। रजिया सुल्तान ही राजा रहेगी, लेकिन फिर भी मेरा भी राजपाट दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, तो इसने दोनों में से एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम अल्तुनिया के रजिया सुल्तान से शादी कर लें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान को जब ये किडनैप किया था तो उसके साथ 2 प्रस्ताव रखा। या तो उसका मन में था कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, हत्या कर देंगे। तो अल्तुनिया बहुत होशियार था, उसके प्रस्ताव खुद रखा, लेकिन अल्तुनिया खुद उससे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। यानी रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान भी सोची कि मैं इसे शादी कर लूंगी तब बच जाएंगे। समझ में आ रहा है?
तो रजिया सुल्तान तो बहुत होशियार थी, वो भी अल्तुनिया भी कम चालू नहीं था, और रजिया सुल्तान से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब वह शादी करके वापस लौट रहा था तो हरियाणा के कैथल नामक जंगल में रात मतलब शाम का समय हो जाता है, रात हो जाता है, तो वहाँ पे तंबू यानी कि टेंट अपना लगाकर वहाँ पे सोने लगता है। चीज़ें समझ में आ रही है। इसी बीच उसको उसका भाई जो जो दिल्ली के गद्दी पर आराम कर रहा था, दिल्ली में जो बैठा हुआ था, वो क्योंकि रजिया सुल्तान वहाँ गई थी तो खुद यहाँ का कार्यभार खुद संभाल रहा था, तो सोचा कि अगर रजिया सुल्तान यहाँ पे आ गई तब तो हमको जो गद्दी पर जो बैठे हैं उसको मुझे वापस नीचे आना ही पड़ेगा। तो उसके जमीन तल्ले जो है पैर फिसलने लगा। अब सोचने लगा कि क्या करूँ, लगा कुल बुलाने टाइप के करने। तब उसके दिमाग में आया कि क्योंकि आपको पता होगा मैंने बताया कि 40 तुर्क सरदार जो था उसके भाई के फेवर में था, तो उसने 40 तुर्क सरदार को तुरंत इन्फॉर्मेशन दिया कि रजिया सुल्तान दिल्ली अगर आ रही है, मतलब वापस आ रही है, कि आप उसको रास्ते में ही सब दोनों को ख़त्म कर दिया जाए। तो ख़त्म करने के लिए 40 तुर्क सरदार जो है उसी रात वहाँ से निकले तो रजिया सुल्तान जिस टेंट में सो रही थी और अल्तुनिया, उस टेंट को चारों तरफ से घेर लिया गया। क्या किया गया? चारों तरफ से घेर लिया गया। घेर कर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को हत्या किया जाता है। ठीक है, तो यह था रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश के साथ की कहानी थी जो मैं आपको सुना दिया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि इल्तुतमिश अपना राजधानी लाहौर दिल्ली लाया था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश का ही शासनकाल में मकबरा बनाने का काम आरंभ हुआ था। अगर ये अच्छा आपको बात लगा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मकबरा बनाने का काम किसने शुरू किया था। तो मकबरा बनाने का काम जो है इल्तुतमिश के समय में हुआ था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। समझ में आया? यह नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का करवाया गया था, मकबरा बनाया गया था। इल्तुतमिश जो है जब मरता है तो दिल्ली में ही डेथ हो जाता है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है और दिल्ली में होता है, इसलिए इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। चीज़ें अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दिल से करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आपको अब समझाते हैं बोर्ड के माध्यम से कि क्या है अगर ये सब की रियलिटी कहानी। चलिए देखते हैं हम लोग बोर्ड पे। कह रहा है इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। इसने क्या किया था? सुल्तान की उपाधि धारण किया था। यह ऐबक का गुलाम और दामाद था। यह जो था इल्तुतमिश जो था ऐबक का गुलाम या दामाद था। समझ में आ गया? चलिए, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अपने राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया था। इसने राजधानी जो था लाहौर से कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। इसने एकता प्रथा का प्रचलन किया था। इसने 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार निर्माण कार्य को पूरा किया था। चीजें समझ में आ गई? 1229 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा। इसने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? शुद्ध अरबी सिक्का। ध्यान रखिएगा, इसने क्या चलाया? शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। भारत में सर्वप्रथम मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का बना था। इसे नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का बनाया गया था। इसने तुर्कान-ए-चिलगानी का गठन किया था। तुर्कान-ए-चिलगानी जिसे 40 तुर्क सरदारों का एक दल था। क्या था? 40 तुर्क सरदारों का एक दल था। ठीक है, 40 तुर्क सरदारों का दल था। इसी के समय में मंगोल आक्रमण हुआ। इसी के समय में मंगोल आक्रमण होता है। मंगोल आक्रमण 1221 ईस्वी में हुआ था। यह मंगोल आक्रमण क्या है, इसे मैं आपको बहुत ढंग से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लिखा हुआ है 1221 में मंगोल आक्रमण हुआ था। जी, मंगोल आक्रमण हुआ था। यह मंगोल नेता चंगेज खा था। कौन था? चंगेज खा। जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत में पंजाब आया था, सिंधु नदी के पास। ध्यान से सुनिएगा, मंगोल नेता चंगेज खा जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत में पंजाब आया था। वह सिंधु नदी के पास आया था क्योंकि मंगोल नेता चंगेज खा जो था जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके छोटा जो भाई था चंगेज खा के छोटे भाई की हत्या जो है मंगबरनी जो है उसने चंगेज खा के छोटे भाई की हत्या कर दिया था। और इसी में उसने कसम खाया कि चाहे तू जहाँ भी जाए मैं तुम्हें बिना मृत्यु दंड दिए हुए जिंदा बिना तुम्हें मृत्यु किए हत्या किए हुए मैं मानूंगा नहीं, चाहे तू जहाँ भी जाओ। उसका पीछा करना शुरू किया। पीछा करते करते वह भारत में पंजाब के पास आया, वहाँ सिंधु नदी के पास। समझ में आया?
सिंधु नदी के पास आने के बाद जो है इल्तुतमिश को खबर भिजवाता है, संदेश भिजवाता है, मैसेज करवाता है कि आप मुझे मेरी सहायता करो चंगेज खां से। इसी बीच में चंगेज खां को पता चल जाता है कि उसने पैगाम भेजा है इल्तुतमिश को सहायता के लिए। तो उसने भी, चंगेज खां भी इल्तुतमिश को मैसेज करता है, संदेश भेजता है कि अगर तू जलालुद्दीन मंगबरनी का सहायता करोगे तो दिल्ली के गद्दी, मतलब तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा और दिल्ली के गद्दी से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह आ गई कि इल्तुतमिश सोचा कि मैं दूसरे के सहारे में क्यों जलूं। उसने जो है मंगबरनी का जो हेल्प करना था उससे इनकार कर दिया। अब यही कारण है कि हेल्प करने से के कारण जो है दिल्ली के गद्दी पर चंगेजों का कोई आक्रमण, मतलब मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ। और अगर एक इतिहासकारों का कहना यह है कि अगर आक्रमण हुआ होता तो आपको एक बता दे कि क्या बोलते हैं, मंगोलों का भी राजस्व जो है मिला हुआ रहता, यानी कि मंगोलों का भी क्या बोलता है शासन दिल्ली के गद्दी पर रहता। चीजें समझ में आ रहा है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कि अगर इल्तुतमिश ने मंगबरनी का सहायता किया होता तो क्या दिल्ली के गद्दी पर किसका शासन होता। तो आपको बताना है कि मंगोलों का शासन वहां पे होता। चीजें समझ में आ गई यहाँ तक। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक की सारी कंटेंट आपको बहुत ही अच्छे तरह से लगा होगा। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले आपको बताया कि इसने सुल्तान की उपाधि धारित किया था, सुल्तान की उपाधि या गाजी की उपाधि, यह बगदाद के खलीफा से। यह जो है ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, गुलाम और दामाद था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अपने राजधानी लाहौर से कहाँ लाया था भाई, दिल्ली लाया था। इसी कारण से इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने एकता प्रथा आरंभ किया था। इसने 1229 में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। इसने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। भारत में सर्वप्रथम मकबरा नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का बना था। इसी के समय में इसने तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन किया था, जो 40 तुर्क सरदारों का दल था। इसी के समय में मंगोल आक्रमण हुआ, जो अभी आपको मैंने बताया। और याद रखेंगे मकबरा बनाने का काम यहीं से शुरू हुआ था। तो चीजें आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप जोर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम आगे दिखाते हैं रजिया सुल्तान। तो चलिए रजिया सुल्तान हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। इसलिए अगर आपको ये सारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपके दिल से लगता है कि मेरे लिए अच्छा चीज़ है और मैं धीरे धीरे करके आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने दिल से इसे शेयर करने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।